हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं कपिल चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल इंस्पायरल स्टडी में। बच्चों, रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट नंबर 2 और एक ऐसा वीडियो जो आप लोगों के दिमाग को बिल्कुल फिट कर देगा। देखो, पहला जो पार्ट हमने पढ़ा था उसमें हमने बेसिक डिटेल्स पढ़ी थी, कौन सी गैस लेते हैं, कौन सी छोड़ते हैं, कितनी छोड़ते हैं, है ना, कैसी प्रोसेस है, वो सब पढ़ा था। लेकिन आज की वीडियो में हम पूरा फेफड़े का फ्रेमवर्क पढ़ेंगे, ठीक है। और सबसे बड़ी बात, उसके फंक्शंस पढ़ेंगे। देखो बच्चों, हम सभी को पता है कि हमारे अंदर जो भी श्वसन अंग है यानी रेस्पिरेटरी ऑर्गन है वो फेफड़ा है, ठीक है, लंग्स है, समझ गए। अब लंग्स के बारे में पढ़ना हमारी जिम्मेदारी बन गई, क्योंकि हमारी एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जब हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं तो पढ़ने में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो आज बच्चों उसी लेवल से हम लोग पढ़ेंगे कि आखिर फेफड़े के अंदर जब गैस चली जाती है तो क्या होता है, ठीक है, वो कैसे कन्वर्ट होती है, कैसे शरीर से पूरी बॉडी की कोशिकाओं तक पहुंचती है, कैसे उसको ब्लड ले करके जाता है और कौन ले करके जाता है, ये भी चीज़ें हैं बच्चों। यहाँ से लेकर के पूरा श्वसन मार्ग आपके सामने है, पूरा मैकेनिज्म कैसे आपके पास वो पहुंचती है, ठीक है। लास्ट में आपको स्क्रीनशॉट करने का भी टाइम दे दूंगा, डोंट वरी, ठीक है। पूरा सिस्टम के ब्लड आपका कैसे पहुंचाता है, कौन पहुंचाता है, और ये रहे आपके फेफड़े, ठीक है। आज मैं आप लोगों को वो भी बताने वाला हूं कि जब आप लोग खाना खाते हैं तो खाना खाते हुए आपको हिचकी क्यों आ जाती है ना। खाना खाने पर जब कभी हम लोग, हमारा ध्यान कहीं और चला जाता है तो हमें धक्का अचानक क्यों लग जाता है ना। अब जब लोग हिचकी आने पर कहते हैं कि कोई याद कर रहा है ना, तो वो सब बातें भी मैं आप लोगों को बताऊंगा कि वो एजम्पशंस हैं या फिर वो एक फालतू में बात बनाई हुई है। तो बच्चों पहले देखो, हम लोग अगर सांस ले रहे हैं, ध्यान से अब सुनना, वीडियो शुरू हो चुकी है। जैसा हम लोग सांस ले रहे हैं, ठीक है, तो बच्चों जब हम सांस ले रहे हैं तो सांस जब ले रहे हैं अंदर, तो अंदर जाने पर वो किस रास्ते से जा रहा है ना। सबसे बड़ा सिस्टम यही है ना। मान लो अगर कोई चीज जा रही है, मान लो मेरे घर से और मैं जा रहा हूं दिल्ली, ठीक है, तो दिल्ली जब मैं जा रहा हूं तो किसी ना किसी रास्ते से तो जरूर जा रहा हूं, सिंपल सी बात है, ठीक है। उस रास्ते में मेरे लिए क्या क्या है या क्या क्या चीजें मैं वहां से लेकर के चलता हूं। मान लो मैं यहां से चला और यहां से मैं पहुंच गया अपने जो भी मेरा शहर पड़ता है वहां पर, ठीक है। शहर जाने पर मुझे क्या हुआ, देखो, एक तो रास्ता हो गया, वहां से मैंने फिर बस पकड़ी, मुझे अलग फैसिलिटी मिलेगी, फिर वहां से बस पकड़ के मुझे कोई और चीज मिलेगी। तो बिल्कुल सेम सिस्टम है बच्चों। जैसे हम लोग सांस लेते हैं और सांस लेने तक जहां तक पूरी बॉडी में ऑक्सीजन पहुंचती है वहां तक का होता है आपका श्वसन मार्ग, ठीक है, यानी वे ऑफ रेस्पिरेशन, ठीक है। तो बच्चों श्वसन मार्ग के अंदर कुछ चीजें आपकी आती हैं, कुछ ऑर्गन्स आपके आते हैं, क्योंकि पूरा का पूरा सिस्टम काम कर रहा है। सिस्टम जब काम करेगा तो बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व होंगी, समझ गए। अब बच्चों देखो, यहां से वीडियो को देसी क्लास में कन्वर्ट कर रहा हूं भाई, अब सुन लो ध्यान से। ये श्वसन मार्ग है, यानी सांस लेने का मार्ग, समझ गए, सांस लेने का मार्ग, बिल्कुल ठीक। अब बच्चों होता क्या है, जहां से हम लोग सांस अपने अंदर खींचते हैं, जैसे, ठीक है, तो यहां से शुरू हुई नाक से, समझ गए। अब नाक से शुरू हुए यानी कि नासारंध्र, यानी कि ये जो दो आपके सिस्टम नाक के सामने आपको दो छिद्र दिखाई दे रहे हैं, इनको कहते हैं नासारंध्र, ठीक है, समझ गए, नॉस्ट्रिल्स कहते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है नेसल पैसेज, नासा द्वार, ये जहां से आपकी जो गैस है वो जा रही है, ठीक है। अब यहां से आप लोग देखिए, ये तो आपके नॉस्ट्रिल्स हो गए। अब यहां पर ये आप लोगों को हड्डी दिख रही होगी, जहां पर ये थोड़ा सा कह सकते हैं, इसको हम लोग कह सकते हैं नासा कपाट, ठीक है। और यही नासा कपाट जो है आगे जा करके एक नेसल पैसेज तैयार कर रहा है, यानी नासा द्वार तैयार कर रहा है। बच्चों कभी भी आप लोग देख लेना कि हमारे जो नॉस्ट्रिल्स हैं, उन नॉस्ट्रिल्स में छोटे छोटे हेयर्स आपको पाए जाएंगे, मिलेंगे, सॉरी, ठीक है, आपको मिलेंगे। अब वो हेयर्स का काम क्या है, जैसे हम लोग गैस अंदर लेते हैं, जैसे हम लोग गैस अंदर लेते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि नाइट्रोजन भी जाती है, CO2 भी जाती है, O2 भी जाती है। जैसे हम लोग गैस को अंदर लेते हैं तो ये जो आपके नॉस्ट्रिल्स में हेयर्स हैं, ये हेयर्स जो धूल के कण होते हैं उनको रोकने का काम करता है, समझ गए।
अब जो कण इससे भी नहीं रुकते तो वो जा करके नासा कपाट में रुक जाते हैं। आप लोग अगर उंगली डाल करके देखिएगा तो अंदर से कुछ 2 या 3 दिन बाद कुछ वेस्ट मटेरियल आपके नाक से निकलना शुरू होता है, मतलब उसको हम हाथ डाल के ऐसे करके निकाल लेते हैं, ठीक है। तो वो आपका नासा कपाट में बनता है, क्योंकि वो भी आपका जो म्यूकस है वो म्यूकस उसमें से निकलता है, जैसे शिनक कहते हो तुम लोग, शिनक है ना, जुकाम जब हो जाता है तो शिनक निकलता है सबका निकलता है, सिंपल सी बात है। रात को सोते हुए जब नींद नहीं आती, नाक बंद हो जाते हैं, तो हम लोग ऐसे करतल खा के लेट जाए कि सारा माल मसाला इधर पहुंच जाए, समझ गए, है ना, बात समझ में आ गई होगी। अगर इधर से बंद है तो इधर करके चले जाएं कि भाई हाँ इधर से सारा माल मसाला इधर ही आ जाए, एक से कम से कम सांस तो ले लें, ऐसा होता होगा, सिंपल सी बात है। तो भाई जो आपका नासा कपाट है उसमें क्या होता है, म्यूकस, शिनक, ठीक है, म्यूकस को हिंदी में तुम्हारी देसी भाषा में शिनक कहते हैं, ठीक है। तो वो उसे जो आपका वेस्ट मटेरियल है, जो कि धूल के कण है, वो सब जाके वहाँ चिपक जाते हैं। अब 1-2 दिन बाद जब वो सूखता है तो फिर आप उसे मस्सा टाइप से कह सकते हैं, वो निकलता है काला काला सा, बदतमीजो सारे बुलवाओगे मेरे पे, ठीक है, तो वो निकलता है, उसको आप निकाल देते हो, ठीक है। उसके बाद में भाई साहब खुलता है लैरिंग्स। लैरिंग्स जो है, लैरिंग्स उसको स्वर यंत्र कहते हैं। देखो ये आपको दिख रहा है यहाँ पर, ये जिसको कहते हैं कि इसको दबा करके टेटवा इसको कहते हैं हम, है ना, टेटुआ, ठीक है। इसको दबा करके सिस्टम सारा बंद हो जाएगा, गैस घूस कुछ नहीं जाने की। तो सिंपल सी बात है कि ये वाला लैरिंग्स होता है, स्वर यंत्र, इसको एडम्स एप्पल भी कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, एडम्स एप्पल। बच्चों ये अगर बंद हो जाए तो खाना पीना सांस लेना सब बंद, सिस्टम, यानी इसको दबा दो, ये जो सिस्टम है आपका, इसको दबा करके आप लोगों का गला घुट जाएगा, आप लोग मर जाओगे, ठीक है। इसको इसलिए दबाना नहीं चाहिए, मैं ना आपको मैं बता नहीं रहा हूँ बिल्कुल भी, लेकिन बता रहा हूँ कि इसको दबने से आपकी मृत्यु हो सकती है। उसके बाद बच्चों आता है ट्रैकिया। देखो लैरिंग्स जो होता है, लैरिंग्स से 2 भाग जाते हैं, एक तो जाता है खाने का और एक जाता है किसका, विंड पाइप। इसको विंड पाइप कहते हैं, उसको फूड पाइप कहते हैं। तो एक तो लैरिंग से आपका विंड पाइप गया और एक गया आपका फूड पाइप, यानी एक तो हवा लेके जाएगा और एक खाना लेके जाएगा। अब आपको धक्का क्यों लगता है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, यही इसी चीज पर ये फोकस है, ठीक है। उसके बाद बच्चों इस ट्रैकिया के बाद आता है ब्रोंकाई। जब डायग्राम बताऊंगा तो आपको पूरा सिस्टम समझ में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद होता है ब्रोंकाई। ब्रोंकाई के बाद उसकी कुछ शाखाएं होती हैं, उनको कहते हैं ब्रोंक्यूल्स, ठीक है। ब्रोंकियल्स के बाद एल्वियोली। अब इसको भूल जाओ, श्वसन मार्ग आपको यहां से दिखाता हूं, आ जाओ इधर, आ जाओ, ठीक है। देखो बच्चों ये जो है ट्रैकिया, मैंने आपको पूरा श्वसन मार्ग दिखाया, लैरिंग से ये ट्रैकिया बन करके आ गया है। अब ध्यान से सुनो, ये जो आपका पाइपलाइन आपको दिख रहा है, देखो ध्यान से, ये जो आपका पाइपलाइन आपको दिख रहा है ये आपका ट्रैकिया है। ट्रैकिया मतलब श्वसन नाल, ठीक है। क्या है, श्वसन नाल। अब देखो बच्चों आपने यहां पे कुछ सी टाइप स्ट्रक्चर आपको दिख रही होंगी, ये घुंडी टाइप, ये वाली, ठीक है, ये वाली आपको दिख रही होंगी। ये क्या काम करती हैं, हमारा जो श्वसन मार्ग है और जो हमारी ट्रैकिया है, ठीक है, उनमें ये सी टाइप स्ट्रक्चर ऐसे फंसी रहती हैं, जिससे वो ऐसे ना हो। ट्रैकिया अगर बंद हो गया तो करते रहेंगे, ऐसे करेंगे तो दिक्कत आ जाएगी, मर जाओगे तुम, ठीक है। तो इसीलिए ये सी टाइप की स्ट्रक्चर उसको खोल के रखती है हमेशा, कि सांस जाए, है ना, और सांस बाहर निकल जाए, ठीक है। O2 जाए, CO2 निकल जाए, नाइट्रोजन जाए, पूरी पूरी बाहर निकल जाए, ठीक है। तो अगर ये नहीं होंगे तो ये क्या होगा, सिकुड़ जाएगा। अब जब सिकुड़ जाएगा तो फिर तो तुम्हें सांस ही नहीं आएगा, तुम लोग मर जाओगे, है ना। तुम लोग क्या, सभी कुछ ऐसा नहीं सोचते, लेकिन हाँ बच्चों प्रॉब्लम तो आ ही जाएगी, ठीक है। ट्रैकिया से यहां पर आए तो सी टाइप स्ट्रक्चर है, इसको आप समझ गए कि ये किस लिए होती है। अब उसके बाद बच्चों जब ये ट्रैकिया 2 भागों में बट गया, ऐसे ये वाला, जब ये ट्रैकिया 2 भागों में बट गया तो उसको कहते हैं ब्रोंकाई, ठीक है। क्या कहते हैं, ब्रोंकाई, यानी श्वसन नली, ठीक है। क्या कहते हैं, श्वसन नली, ठीक। उसके बाद बच्चों जब ये ब्रोंकाई आपके अलग अलग पार्ट में बट गई, यानी वहां भी बट गई 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, बहुत सारे भागों में बढ़ती है, तो केवल आपको दिखाया गया है कि बटी हुई है। तो जब ये ब्रोंकाई बहुत सारी शाखाओं में बट जाती है तो उसको कहते हैं ब्रोंकियोल्स, ठीक है, ब्रोंकियोल्स, जिसको हम कह सकते हैं श्वसनिकाएं, ठीक है, श्वसनिकाएं, समझ गया। उसके बाद बच्चों अब ये जो ब्रोंकियोल्स हैं, जब ये ब्रोंकियोल्स बहुत सारी शाखाओं में बट जाएं, उनको कहते हैं हम एल्वियोलाई, यानी वायु कोष्ठक। जितनी भी वायु आप लोग अपने अंदर लेते हो वो सारी की सारी यहां पे भर जाती है। क्लियर है बच्चों।
अब यहाँ से सांस गई, हवा जाने पर ये बट गई, ठीक है, बटने पर एल्वियोली में भर जाती है, ठीक है, किस में भर जाती है, एल्वियोलाई में, यानी वायु कोष्ठक में भर जाती है। लेकिन बच्चों हमने पहली वीडियो में आपको बताया था कि आपके ब्लड में भी विनिमय होगा, यानी ट्रांसपोर्ट होगा, आपके जो टिश्यू हैं उनमें भी ट्रांसपोर्ट होगा और आपके लंग्स में भी ट्रांसपोर्ट होगा। तो बच्चों पहली चीज हम जान लेते हैं। अब मैंने आपको बता दिया पहली चीज बच्चों, पहला जो ऑप्शन था वो था ब्रीदिंग। ब्रीदिंग में सांस लेना इंस्पिरेशन होता है, सांस छोड़ना एक्सपिरेशन होता है। यानी एक होता है अंत्य श्वास, एक होता है उच्च श्वास, एक होता है निःश्वसन, एक होता है निःश्वसन, ठीक है। वो मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिया, नहीं आपने देखी तो कमबख्तो पहले वहां जाओ, यहां कुछ पल्ले नहीं पड़ने वाला जब तक आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा, ठीक है। अब देखो बच्चों होता क्या है, पहला जो फेफड़ों में गैसीय विनिमय होता है वो समझ लो। देखो जैसे ही यहां से आपकी गैस गई तो ये एल्वियोलाई भर जाते हैं, तो उनमें क्या होता है, सबसे पहला हमारे शरीर में जो आपके फेफड़े होते हैं उन दोनों फेफड़ों में 15 करोड़ और 15 करोड़ यानी 30 करोड़ के लगभग वायु कोष्ठक होते हैं, यानी एल्वियोलाई होते हैं। समझ गए, कितने होते हैं, 30 करोड़, कितने करोड़, 30 करोड़ बच्चों, समझ गए, 30 करोड़ वायु कोष्ठक होते हैं। अब इसके अंदर एक लेयर बनी होती है एपिथीलियम की, ठीक है ना, इसके जो अंदर यानी भीतरी स्तर पर देखो लिखा हुआ है, भीतरी स्तर पर एपिथीलियम होती है यानी लेयर होती है जो CO2 और O2 के लिए पारगम्य होती है। अब ये क्या भसड़ है, पारगम्य, देखो बच्चों पारगम्य कहते हैं परमिएबल। परमिएबल मतलब मैंने आपको कहा कि CO2 और O2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड और O2 यानी ऑक्सीजन के लिए ये पारगम्य है। पारगम्य मतलब इसमें से CO2 पास हो सकती है, O2 भी पास हो सकती है और कोई नहीं पास हो सकता। समझ गए कि ये CO2 और O2 के लिए ही पारगम्य है, यानी कि इसके दिल का दरवाजा CO2 और O2 के लिए ही खुला हुआ है। समझ गए, ठीक है। तो बच्चों यहां पर भीतरी स्तर पर एपिथीलियम होती है जो पारगम्य होती है CO2 और O2 के लिए। अब इसमें क्या होता है, ये जो एपिथीलियम है इसके साथ जो आपकी ब्लड सेल्स हैं यानी रुधिर कोशिकाएं हैं वो सटी रहती हैं, चिपकी रहती हैं। समझ गए। अब जब ये चिपक जाती हैं तो दोनों मिला करके एक श्वसन कला फॉर्म करती है, श्वसन कला बनाती है, रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन बनाती है, यानी कि श्वसन झिल्ली जिसको हम कह सकते हैं। समझ गए, दोबारा समझा रहा हूं, 30 करोड़ वायु कोष्ठक है, भीतरी स्तर पर एपिथीलियम की लेयर होती है जो CO2 और O2 के लिए पारगम्य है, यानी इसके जो भीतरी स्तर पर एपिथीलियम की लेयर है वो आपकी CO2 और O2 को ही पास करेगी और किसी को नहीं करने की, ठीक है। समझ गए। उसके बाद बच्चों एपिथीलियम जो लेयर है उसके साथ रुधिर कोशिकाएं आपकी सटी रहती हैं, जुड़ी रहती हैं, ठीक है, वो एक मेम्ब्रेन बनाती है जिसको श्वसन कला कहते हैं, रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन कहते हैं, ठीक है बच्चों। अब इस रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन के द्वारा ही CO2 और O2 का विनिमय होता है डिफ्यूजन की प्रोसेस के द्वारा। समझ गए, डिफ्यूजन यानी विसरण कहते हैं, ठीक है, यानी व्हेन द सब्सटेंस इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, यानी जब हायर कॉन्सेंट्रेशन से यानी उच्च सांद्रण से निम्न सांद्रण की ओर मूवमेंट हो, गमन हो या विनिमय हो। समझ गए। तो विसरण के द्वारा, इसी कला के द्वारा, ठीक है, गैसों का विनिमय हो जाता है, CO2 इस तरफ, O2 इस तरफ। समझ गए। देखो अब आगे का प्रोसेस क्या है, हमारे फेफड़ों में वायु की जो क्षमता होती है यानी कैपेसिटी होती है तो वो 5800 मिलीलीटर होती है बच्चों। अब इस चीज को आप लोग समझ नहीं पाए कि क्षमता का मतलब क्या है। देखो भाई, हम लोग सांस ले रहे हैं, नॉर्मली मैं सांस ले रहा हूं आपको पता नहीं चल रहा, लेकिन जब मैं सांस लूंगा ये हो गए चौड़े पूरे के पूरे, फूल गए, ठीक है, ऐसे लूंगा फूल गए, तो मैं 5800 मिलीलीटर गैस भर सकता हूं इसमें, ठीक है, 5800 मिलीलीटर क्या कर सकता हूं, गैस भर सकता हूं। समझ गए आप। अब उसके बाद बच्चों हम लोग 5800 मिलीलीटर भर सकते हैं, लेकिन भरते कितनी है, 500 मिलीलीटर, यानी कि प्रवाह होने वाली, यानी ऐसे लिया 500 मिलीलीटर छोटा,
फिर लिया 500 मिलीलीटर, समझ गए। तो 500 ml जो है हमने क्या किया, परवाह हुई है। लेकिन बच्चों एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको कोई नहीं बताएगा, देखो हमारे पास जब हम सांस लेते हैं तो हम 500 ml आपका ले लेते हैं हवा, ठीक है। जब 500 ml लेते हैं, ठीक है, तो बेसिक सी बात है बच्चों, आप लोग सोच रहे होंगे कि एकदम से सांस जाता है और एकदम से निकल जाता है। तो बच्चों मैं आप लोगों को बताऊं तो हमारा जो लंग्स है, ठीक है, हमारी जो एल्वियोलाई है, हमारा जो फेफड़ा है, उस फेफड़े के अंदर 5800 मिलीलीटर तक हम लोग स्टोर कर सकते हैं या ले सकते हैं। तो बच्चों एक बात आप लोग सोच के चलो, जब 500 मिलीलीटर प्रवाह हो रही है तो क्या पूरी की पूरी बाहर निकल जाती है? बिल्कुल नहीं निकलती। जब हमारे पास एक्सपिरेशन करते हैं हम, यानी सांस को छोड़ते हैं, तो सांस छोड़ने पर 2300 मिलीलीटर लंग्स में ही रह जाती है ना कमाल की बात। 2300 मिलीलीटर क्या होती है, लंग्स में ही रह जाती है। बात को समझ गए आप, ठीक है। 5800 मिलीलीटर उसकी क्षमता है, 500 हम लोग प्रवाह करते हैं, लेकिन 2300 वहीं रह जाती है, ठीक है बच्चों। तो ये मैकेनिज्म आप लोग समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं बच्चों। उसके बाद इस पूरे सिस्टम पर, इस पूरे श्वसन तंत्र पर हमारी जो दैनिक सांस लेने की प्रक्रिया है, मैंने आपको ब्रेन चैप्टर में पढ़ाया था कि इसके ऊपर जो नियंत्रण है वो पश्चिम मस्तिष्क यानी कि हिंड ब्रेन के मेड्यूला ऑब्लांगाटा का है। समझ गए? किसका है? मेड्यूला ऑब्लांगाटा का है। अब देखो बच्चों आगे चलते हैं। ये तो था फेफड़े में विनिमय कैसे होता है, फेफड़े के अंदर की सारी बातें थी। इसके भीतरी स्तर पर एपिथेलियम की लेयर होती है, वो लेयर ब्लड सेल से सटी रहती है, वो एक नई मेम्ब्रेन बनाती है जिसको रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन कहते हैं। वो मेम्ब्रेन CO2 और O2 के लिए पारगम्य है और डिफ्यूजन के द्वारा इन दोनों का एक्सचेंज करा देती है। अब नेक्स्ट टॉपिक बच्चों, ब्लड और टिश्यू में विनिमय कैसे होता है। देखो फेफड़ों तक तो पहुंच गया। अब जब फेफड़ों तक ये चीजें पहुंच गई बच्चों, तो फेफड़ों तक का ये है आपका एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, ठीक है। जब सेल्स के पास चला जाएगा तो वो होता है आपका इंटरनल रेस्पिरेशन। देखो एल्वियोलाई तक का जो प्रोसेस था वो आपका हो गया एक्सटर्नल, ठीक है। उसके बाद में जब सेल्स यानी माइटोकॉन्ड्रिया के पास जाएगा वो आपका होता है इंटरनल रेस्पिरेशन, ठीक है। अब यहां पर जान लेते हैं, देखो फेफड़ों से O2 शरीर तक कौन लेके आता है? ब्लड, ठीक है। फेफड़ों से O2 शरीर तक, यानी हमारे फेफड़े हैं, इन फेफड़ों से जो O2 को शरीर तक लेके आ रहा है वो कौन है? ब्लड। ब्लड के माध्यम से जाएगा। उसके बाद सेल यानी कोशिकाओं से CO2 को फेफड़ों तक कौन लेके आता है? बच्चों ब्लड, ठीक है, यानी कि आपका रुधिर। समझ गए बात? अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, रुधिर के अंदर ऐसा क्या है जो इसको ट्रांसपोर्ट कर रहा है, जो इसको ले जा रहा है, जो इसका एक्सचेंज कर रहा है बच्चों। ब्लड के अंदर मैंने आपको प्लाज्मा भी पढ़ाया था, ब्लड के अंदर मैंने आप लोगों को RBC, WBC, प्लेटलेट्स भी पढ़ाई थी, ठीक है। तो ऐसा कौन है जो इसका विनिमय कर रहा है बच्चों? अब समझ के चलो बात, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। देखो बच्चों ब्लड के अंदर जो प्लाज्मा होता है उसकी जो क्षमता होती है ऑक्सीजन को का संवहन करने की, वो बहुत कम होती है, ठीक है। क्या होती है? बहुत कम होती है। यानी क्योंकि देखो प्लाज्मा के अंदर आपका 92% वाटर है ना। तो जब 92% वाटर है ऑलरेडी, तो वो और O2 कैसे भर सकता है? तो इसीलिए उसकी जो क्षमता है वो कम है। समझ गए? अब बात आती है मेन की, हमारे ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन लौह युक्त यानी कि आयरन युक्त प्रोटीन है, ठीक है। आयरन युक्त प्रोटीन है जिसको हम क्या कहते हैं? हीमोग्लोबिन। ये आपके ब्लड को लाल रंग देने का भी काम करता है, ठीक है। तो आपका जो हीमोग्लोबिन है उसकी क्षमता बहुत ज्यादा होती है और वही O2 का संवहन करता है। CO2 निकालता है, O2 देता है, CO2 निकालता है, O2 देता है। समझ गए बात को? तो यहां पर जो आपका हीमोग्लोबिन है वो आपका रेस्पिरेटरी पिगमेंट की तरह काम करता है, यानी कि श्वसन रंगा की तरह काम करता है। बात को समझ गए आप? उसके बाद बच्चों कुछ ऐसे भी जीव हैं जिनमें हीमोग्लोबिन नहीं होता है ना, तो वो फिर कैसे करते हैं? तो इसमें तो था आयरन युक्त प्रोटीन आपका हीमोग्लोबिन, लेकिन कुछ ऐसे हैं जैसे मोलस्का, ऑर्थोपोडा, ठीक है। ये जो ऐसे जीव हैं, देखो बच्चों ये आपको मैं किंगडम में पढ़ाऊंगा। फिलहाल आप ये जान लें कि मोलस्का और आर्थ्रोपोडा ऐसे जीव जंतु हैं
जिनमें नीली सी तांबा युक्त, जिसमें तांबा होता है, ठीक है, कॉपर वाला, उसको कहते हैं हीमोसाइनिन। ठीक है, जैसे हीमोग्लोबिन है ऐसे हीमोसाइनिन। उनमें आपका जो शोषण का जो सिस्टम है, शोषण में आपका O2 को भेजने का वो काम करता है हीमोसाइनिन। अब बच्चों कुछ बेसिक क्वेश्चन की तरफ आ जाता हूं, आपको एक थोड़ा सा रिव्यू इसका ले दूं। देखो आपकी गैस आई, यहां पर गैस आते ही ये इधर चली गई, ये एल्वियोली भर गए। इन एल्वियोलाई के अंदर आपका क्या होता है, एपिथीलियम, इसकी जो भीतरी स्तर है उसकी भीतरी स्तर पर एपिथीलियम एक लेयर है। वो लेयर, आप उस लेयर से आपकी जो ब्लड सेल्स यानी कोशिकाएं हैं वो सटी रहती हैं, समझ गए। जब वो सटी रहती हैं वो तो एक मेम्ब्रेन का, एक कला का निर्माण करती हैं जिसको कहते हैं रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन। ठीक है, अब जब रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन बन जाएगी तो उसमें CO2 का और O2 का आदान प्रदान यानी कि विनिमय हो जाएगा, समझ गए। जब विनिमय हो जाएगा तो वहां से उसको ब्लड पूरी सेल्स की कोशिकाओं तक लेके जाता है। ठीक है, और जब सेल्स की कोशिकाओं तक जाता है तो फिर जाता है वो माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया के बाद उसमें जब माइटोकॉन्ड्रिया में चला जाता है तो वहां पर ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स चक्र, ये चक्र चलता है, समझ गए बात को। तो ये सब होता है। अब बच्चों जान लेते हैं हमें हिचकी क्यों आती है, हमें दस्तका क्यों लगता है। देखो भाई, एक छोटा सा डायग्राम आपको बना रहा हूं मैं। ये आपका जो है, ये मैंने कुछ इस तरीके से आपका बना दिया। ठीक है, ये आपका लैरिंग्स है। अब ये आपका एक हो गया विंड पाइप, एक हो गया आपका फूड पाइप। अब इन दोनों के बीच में एक स्ट्रक्चर लगी रहती है, एक कह सकते हैं बैरियर, एक ब्रेकर लगा रहता है। ठीक है, अब होता क्या है, आप लोग सभी देखते हैं कि इस काम को, ठीक है, इस काम को जो भी है, ये जो इसको कहते हैं हम एपिग्लोटिस। ठीक है, एपिग्लोटिस। देखो बच्चों, होता क्या है कि जब हम लोग कोई काम करते हैं, हम लोग गैस ले रहे हैं, हम सांस ले रहे हैं, या फिर हम खाना खा रहे हैं, तो कई बार क्या होता है कि जब हम खाना खा रहे होते हैं तो खाना खाते खाते आपको पता है, देखो ये जो एपिग्लोटिस है ये क्या काम करता है, जैसे खाना आया तो विंड पाइप वाले उस पर जो पोर है उस पर बैठ गया तो खाना चला गया इधर। ठीक है, और अगर हवा आ रही है तो उधर वाले पे बैठ गया, उधर हवा नहीं जाती तो इधर चला जाता है विंड पाइप में। लेकिन सपोज करो दिमाग चला गया कहीं हमारे पुराने ख्यालों में, है ना। मान लो हम लोग खाना खा रहे हैं, खाना खाते खाते हमें आ गई किसी की याद, कोई पुराना मित्र होगा तुम्हारा। ठीक है, अब जब किसी की याद आ गई, दैट ब्रेन हो गया बिजी, समझ गए। अब ब्रेन हो गया बिजी तो ब्रेन ही देता है उसको मैसेज, ये जो मैसेज देने का काम करता है कि भाई खाना आ रहा है, तो ब्रेन तो हो गया मालिक बिजी, वो तो किसी और के ख्यालों में व्यस्त है। तो ये एपिग्लोटिस क्या करता है, भाई बता दे मुझे, बैठा बैठा कहता है बता दे मुझे, लेकिन ब्रेन का तो अपना ही सिस्टम चालू है। तो क्या होगा, अब एपिग्लोटिस को कौन बताता है, ब्रेन। अब ब्रेन भाई साहब अपनी सेटिंग के साथ व्यस्त है, बिजी है, तो एपिग्लोटिस अपने आप से डिसीजन लेगा। अब मान लो खाना जब आ जाएगा तो इसको लगेगा कि भाई, इसको क्या पता कि खाना वाली में जाना है या इसमें गैस वाली में जाना है, तो कई बार ये खाने वाले पे बैठ जाएगा। तो जब खाने वाले पे बैठता है तो ये खाना जो है आपका, अब आपको पता है कि खाने थोड़ा थोड़ा जाता है। अब जैसे ही ये इसके अंदर गया तो फेफड़ा उसको कहता है, मैसेज देता है, अब यो क्या तू बावड़ा हो गया, क्या कर रहा है, तो तेरा ध्यान कहाँ है, एपिग्लोटिस तुझे यहाँ बैठना था क्योंकि ये खाना है। तो वहां तो ब्रेन भाई साहब लगे पड़े। अब जैसे ही खाना इसके अंदर हुआ एंटर, और फेफड़े ने कहा कि यो क्या कर दिया है, तो भले आदमी तू क्या मेरा रोग मारेगा सारा का सारा ही। तो होगा क्या, जब फेफड़ा इस बात को कहेगा तो ब्रेन तुरंत एक्टिव हो जाएगा। जितने भी ख्यालात आ रहे होंगे दिमाग में, जितने भी कह सकते हैं, भले ही आप डिनर कर रहे हो बैठे अपनी गर्लफ्रेंड के साथ ख्वाबों में, तो वो सब भूल जाओगे आप। फेफड़ा कहेगा बावड़ा हो गया, इसको उठा, तो जब तक वो उठेगा नहीं जब तक उठेगा नहीं, वो प्रेशर कौन दे रहा है, वो प्रेशर दे रहा है फिर लंग्स। अब बच्चों एक बात मैं आप लोगों को बता दूं, हम लोग जैसे सांस ले पाते, मान लो मैं सांस ले रहा, ठीक है, फिर छोड़ दिया, तो सांस लेने पर मैंने ये नीचे एक स्ट्रक्चर बनाई है। वो क्या बनाई है, देखो बच्चों, जो आपके लंग्स की जो बाहरी वाली मेम्ब्रेन होती है, डबल मेम्ब्रेन, उसको कहते हैं प्लूरा मेम्ब्रेन, समझ गए। अब जो मैंने आपके नीचे बनाया, देखो बच्चों, ये क्या करता है, जैसे हम सांस लेते हैं, सांस लिया तो ये जो जब सांस लिया तो ये नीचे चला जाता है, सीधा हो जाता है, फ्लैट हो जाता है। लेकिन जब सांस छोड़ते हैं तो ये फिर ऐसे हो जाता है ना, हो जाता है। तो फिर ये प्रेशर देता है कि भाई गैस आपकी बाहर निकल जाए। अब बच्चों एक बात मैं आप लोगों को बताऊं,
कई बार लोग मर भी जाते हैं इस चीज़ को लेकर के, आपके मतलब किसी के पेट में चोट लग गई तो उसका डायफ्राम अगर टूट जाए, अगर डायफ्राम उसका टूट जाए, अब चूंकि ये मस्कुलर है, अगर ये मस्कुलर है और ये टूट जाए तो बच्चों मृत्यु संभव है, क्योंकि हम सांस लेंगे और ये सांस लेने के लिए हमें क्या करता है, बाहर छोड़ने के लिए प्रेरित करता है। तो सांस ले तो लेंगे लेकिन क्या करेंगे, ऐसे करेंगे और करके फिर खत्म। ऐसे तो होता है कई बार जब एक्सीडेंट होता है तो हम सांस लेने की वजह से, सांस लेने की वजह से सांस आता नहीं है ऐसे करके, और बस हो गया काम, बस राम नाम सत्य, तो उसका डायफ्राम कई बार टूट गया होता है। हड्डी कोई नहीं टूटती है ना, डायफ्राम टूट गया तो भाई साहब मौत संभव है। तो इसीलिए कहते हैं कि पेट में चोट लगी हुई बहुत बुरी है, सर में चोट लगी हुई बहुत बुरी है, ठीक है। तो बच्चों इस चीज को आप लोग थोड़ा सा सोच करके चले मेरे बच्चों, ठीक है। तो ये सब चीज होती है। दूसरी बात, हिचकी क्यों आती है, धक्का क्यों लगता है, इसीलिए इसी एपिग्लोटिस की वजह से आपको धक्का लगता है, इसी एपिग्लोटिस की वजह से आपको हिचकियां आती हैं। उल्टा देखो, याद तो हम किसी को कर रहे थे, है ना भाई, दिमाग में तो हमारे थी भसड़, ठीक है, लेकिन हम कहते हैं कि कोई हमें याद कर रहा है इसलिए हिचकी आ रही है। तो हिचकी आने का द मेन रीजन ये है कि आपका खाना जो है विंड पाइप में पहुंच गया है, अब धीरे धीरे जाता है खाना, तो इसीलिए जल्दी पता लग जाता है, जल्दी पता लगता है कि भाई ऊपर से आफत आ रही है, तो फेफड़ा कहता है अरे 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 जाग जा जाग जा, तो फिर ब्रेन जागता है। ब्रेन जब जागता है तो कई बार तो क्या होता है, खाना जो है आपका आंखों नाखों में को पानी वानी सब निकल के आ जाता है। तो बच्चों यही था रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है। अब इसमें अलग अलग चीज़ें हो सकती हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम में, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स अलग अलग चीज़ों सांस, देखो आपके फेफड़ों से सांस लिया जाता है, हम लोग लेते हैं, ठीक है। आपके गलफड़ों से सांस लिया जाता है, गिल्स से मछलियां लेती हैं जो पानी में रहते हैं, ठीक है, उनकी गिल्स होती हैं, ठीक है। उसके बाद आपकी गिल्स के साथ साथ स्किन भी होती है, स्किन से आपके जैसे आपका रेप्टाइल्स वगैरह हैं, जैसे आपका मेंढक है, मेंढक दोगला आदमी है, दोगला क्या तिगला कह सकते हैं। मेंढक स्किन से भी सांस ले सकता है, गलफड़ों से भी ले सकता है और आपका फेफड़ों से भी। आपको पता होगा जब मेंढक बहुत छोटा होता है तो उसको कहते हैं टैडपोल। तो टैडपोल मछली की तरह होता है, जब पानी में रहता है तो पानी से अपनी स्किन से सांस लेता है, सॉरी अपने गलफड़ों से सांस लेता है, ठीक है, गिल से, क्लोम कहते हैं जिसको। उसके बाद बच्चों जब वो बड़ा होता है, मिट्टी में रहता है तो अपनी स्किन से लेता है, और जब वो बाहर रहता है तो वो खुलेआम अपने लंग से लेता है। इसीलिए बच्चों जब डॉक्टर आप लोगों को बनना होता है तो बनने पर जब डॉक्टर आप लोग बनते हैं तो मेंढक को काट के आपको दिखाया जाता है, क्योंकि मेंढक की ऑलमोस्ट जो स्ट्रक्चर है वो मेल बॉडी से, या हम कह सकते हैं ह्यूमन बॉडी से सिमिलरिटीज रखती हैं। तो बच्चों आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। वैसे आप लोग कर ही लेते हैं क्योंकि हम कंटेंट ही ऐसा डालते हैं, हम आप लोगों को देसी तरीके से बताते हैं। तो बच्चों सिंपल सी बात यह है कि वीडियो को शेयर करना, इतनी जल्दी मैंने आपको पार्ट 2 दे दिया, अभी मैंने वेट भी नहीं किया कि फर्स्ट पार्ट आप लोग देखेंगे कि नहीं देखेंगे। बच्चों फर्स्ट पार्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वो भी देख लें ताकि आप लोगों को बेटर समझ आए। तो आज की वीडियो में बच्चों बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक में। बाय बाय, टेक केयर, टाटा, जय राम जी की।